हेलो क्लास। आई स्टार्ट द क्लास ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10 हिस्ट्री का ये थर्ड पार्ट चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था नेपोलियन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियंस का कोड। जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, उसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता था। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजर्स बेस्ड ऑन द बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। आमतौर पर नेपोलियन कोड को जो था वो जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार मिल रहे थे लोगों को, उसको समाप्त कर दिया। और उसने बताया कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और संपत्ति के आधार के सभी के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम एंड मोनार्कियल ड्यूटीज। ठीक है। इन द टाउन्स गो टू द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार मिल रहे थे उसको क्या किया, नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बना दिया। उसने वहाँ के सामंती लोगों को, वो सब सामंत व्यवस्था जो थी उसको ख़त्म कर दिया और प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बना दिया। दास्ता से मुक्ति दिलाया लोगों को, जागीरदार से मुक्त बकाया कर दिया। वहाँ पे जो सर्फडम लोग थे ना, वहाँ पे दो टाइप के लोग थे। एक तो देखो पूरा ये जैसे यूरोप हो गया, दो पार्ट में बटा हुआ था यूरोप। एक छोटे किसान इधर रहते थे पश्चिमी भागों में, इधर बड़े बड़े जागीरदार जो थे वो रहते थे और वो किसानों से, छोटे छोटे किसानों से मजदूरी करवाया करते थे। छोटे छोटे किसानों से मजदूरी करवाया करते थे अपने। उन्हें ही सर्फडम कहा जाता था। इन्हें कहा जाता था सर्फडम के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो ये व्यवस्था भी उसने समाप्त कर दी थी नेपोलियन ने। और शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी जो थे उनको नियंत्रण से हटा दिया था। ये किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। यातायात व्यवस्था को भी सुधार दिया था इसने। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव कर दिया था। पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉय न्यू फाउंड फ्रीडम। ठीक है। वहाँ के जो कारीगर थे, मजदूर थे, उद्योगपति थे, वो नई नई आज़ादी जो मिली थी उसका आनंद ले रहे थे। उद्योगपति खासतौर पर जो छोटे छोटे सामान बनाने वाले होते थे, लघु उद्योग वाले, वो बहुत खुश थे क्योंकि एक समान कानून उनको मिल गया था। जो रुपए का मानक भार था जो कि चल रहा था इले नाम से, वो अलग हो गया था। अब उससे हटा करके एक समान सबको कर दिया गया था। माप तोल की जो मिलीजुली पद्धति भी थे उसको हटा करके एक कर दिया था उसने। देखो अब लोगों के मन में क्या रिएक्शन थे नेपोलियंस के प्रति। फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका जो लोगों के मन में जो रिएक्शन था वो मिक्सड था। ठीक है। जैसे देखते हैं, in Italy, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Metz, Milan and Warsaw, the French armies were welcome to the harbingers of the liberty। ठीक है। जीते हुए इलाके थे लोगों को, उसने फ्रांसीसियों के प्रति मिलीजुली प्रक्रियाएं मिलती थी। शुरुआत में तो अनेक स्थानों पर, जैसे हॉलैंड में जीता उन्होंने, स्विट्जरलैंड में, ब्रसेल्स में, मेजर में, मिलान में, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। बट इट एंथोसियम सून टर्न इनटू द हॉस्टिलिटी। ठीक है। लेकिन यह शुरुआत जल्द ही शत्रुता में बदल गया। क्यों? इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो टू द लैंड इन द हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है। वो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल रहा है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो स्वतंत्रता के साथ साथ हाथ से नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि शुरू में जो तोहफा समझ रहे थे लोग, बाद में उन्हें पता चल गया कि यह भी क्या है, यह भी एक सेंसरशिप है। बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो फ्रेंच सेना थी ना, उसमें लोगों को जबरन भर्ती करवाया जाता था। तो वो समझ गए कि जो हमें फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा कहीं नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि सेना में जबरन भर्ती करवा दिया जा रहा था और जो वहाँ पे टैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया गया था। इन सब से जो फ़ायदे हो रहे थे उससे ज़्यादा तो उनको नुकसान ही हो रहा था। इसलिए वो बाद में क्या हुआ, दुश्मन बन गया। देखो, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म कैसे जागा। ठीक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, नो नेशनलिज्म नो नेशन स्टेट। ठीक है। अगर नेशनलिज्म नहीं जागेगा तो नेशन स्टेट नहीं बनता। ठीक है। जैसे व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वे आर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटोन्स हुज रूल्ड हैड देयर एंड ऑटोनोमस टेरिटरीज। ठीक है।
जैसे कि हम लोग इटली उटली को जान रहे हैं, आज वो क्या है, उन्हें राज्यों और कैंटोन में विभाजित कर दिया था पहले, ठीक है। छोटे छोटे राज्य थे और कैंटोन्स में बटे हुए थे, जिनके शासकों के पास ना स्वायत्त क्षेत्र थे, मतलब एक क्षेत्र दे दिया गया था। जैसे देखो कैंटन और क्या होते हैं, जैसे ये पूरा यूरोप वाला पार्ट है, ये पूरा यूरोप वाला पार्ट है, उसमें क्या होता, डिवाइड किया गया था ऐसे, ठीक है। छोटे छोटे कैंटोन्स हो गए, स्वायत्त क्षेत्र में बटा हुआ था, ये अलग अलग पार्टों में डिवाइड था। स्विट्जरलैंड, इटली, ये सब अलग अलग छोटे छोटे बटे हुए थे। पूर्व और मध्य, देखो पूर्व और मध्य के का मतलब क्या है, जो पूर्व था, ठीक है, ये यूरोप हो गया, ऐसे 2 पार्ट में था। ये पश्चिमी ईस्ट वे हो गया, ये वेस्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट, ये ईस्ट पार्ट हो गया। ईस्ट पार्ट और वेस्टर्न पार्ट थे। ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट में लोग रहते थे, तो जो ईस्टर्न पार्ट में थे वहाँ पे क्या सामंत बड़े बड़े लोग थे, बताए थे ना, जागीरदार यहाँ पे सर्फडम करवाते थे। और यहाँ पे क्या थे, इस वेस्टर्न पार्ट में छोटे छोटे लोग थे, किसान थे, वो अपना खुद खेती किया करते थे और बहुत ही गरीब लोग थे। तो धीरे धीरे क्या हुए, वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते करते हुए दोनों में क्या हुआ, मिश्रित हुआ। तो इससे एक मिडिल क्लास का निर्माण हुआ, वो भी आगे आप लोग पढ़ेंगे मिडिल क्लास। देखो द एम्पायर ऑफ हब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, रूल एम्पायर ऑफ हब्सबर्ग एम्पायर। हब्सबर्ग एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ना है कि हब्सबर्ग एम्पायर क्या था। रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, फॉर अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंस। देखो पूर्व और मध्य में रोज क्या थे, राज्यों के अधीन थे। पूर्व हो गया और मध्य यूरोप के लोग क्या थे, राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, एक सामूहिक पहचान की भावना उनके अंदर नहीं थी। इंक्लूड अल्पाइन रीजन, द ट्रियोल, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज। इसमें अल्पाइन क्षेत्र में शामिल थे, जैसे टायराल ऑस्ट्रिया हो गया, साथ ही बोहेरेमिया हो गया। यहाँ पे अभिजात वर्ग जो मुख्य भाषा से जर्मन भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, जर्मन भाषा बोलते थे। इट आल्सो इंक्लूड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ द लोम्बार्डी एंड वेंटिना। इसमें लोम्बार्डी और वेंटिना के इतावली भाषा, ठीक है, इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले भी शामिल थे। इन हंगरी, हंगरी जो था वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, हंगरी की आधी आबादी जो थी मग्यार भाषा बोलती थी। स्पोक मग्यार वाइल द हाफ ऑफ द स्पून ऑफ वेराइटी ऑफ डायलेट्स, ठीक है, जबकि दूसरी आधी आबादी जो थी वो अदर भाषा बोलती थी। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिस, जो वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थे वो क्या बोलते थे, पोलिस बोलते थे। बिसाइड्स दिस 3 डोमिनेट्स ग्रुप, इन तीनों डोमिनेट्स ग्रुप के अलावा भी लोग रहते थे, ठीक है। अमास ऑफ सब्जेक्ट, पीजेंट पीपुल, अन्य लोग जो थे उन्हें किसान समझा जाता था, ठीक है, छोटे छोटे लोग होते थे। टिट्राल ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहनिया जो था, ये सब क्या थे, कुलीन वर्ग थे, ठीक है। और जो किसान वर्ग था वो छोटा था। सेकेंड वर्ड पढ़ना है, रिच लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो ज़मीन का मालिकाना हक था ना, वो यूरोपीय लोगों के कुछ बहुत ही कम लोगों के पास था ज़मीन का, जो कि प्रभुत्वशाली लोग थे। मतलब वो क्या थे, एक कॉन्टिनेंट का जिसका हिस्सा होता है उनके पास, वो शक्तिशाली होते हैं, बस उसी तरह ये लोग भी थे। अरिस्टोक्रेसी क्लास में कैसा जीवन था उनका, यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ डैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, ठीक है, जीवन के एक समान तरीके से एकजुट, जो कि क्षेत्रीय विभाजनों में कटौती करता था। मतलब एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे लोग, जो कि क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यक्त करती थी। 2 पार्ट में बटे हुए थे, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। दे ऑन स्टेट इन द कंट्री साइड द आल्सो टाउन हाउस, उनके पास में जो ग्रामीण इलाका था ना, ग्रामीण इलाका में उनके पास में क्या थे, हवेलियों थे, ग्रामीण इलाके में जायदाद थे, शहरी हवेलियों के मालिक थे वो। दे स्पोक फ्रेंच, वे फ्रेंच भाषा के प्रयोग करते थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे। देयर फैमिली वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइल्स ऑफ द मैरिज, उनके जो फैमिलीज थी वो विवाह के बंधन से जुड़े हुए थे। द पावर ऑफ अरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, जो संख्या में शक्तिशाली लोग थे वो क्या थे, संख्या में बहुत कम लोग थे, ठीक है, उनकी संख्या बहुत कम थी। ज़्यादातर अधिकांश जनसंख्या क्या थे, कृषिवर थे, ठीक है, अधिकांश जनसंख्या क्या थी, वो कृषि पर आधारित थी। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार रहते थे, जो पश्चिम था और पूर्व बताया था ना, छोटे किसान थे वो किराएदार थे और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि
पूरब में और मध्य के जो विशाल भाग बटा हुआ था वहाँ पे भूदास खेती होती थी। देखो फिर से एक बार, जो पार्ट था दो, एक था यूरोप का ये वाला पार्ट, पश्चिम वाला पार्ट। पश्चिम वाले पार्ट में क्या था, छोटे छोटे खेतीहर थे, किसान थे, ठीक है, अधिकांश किराएदार थे। और जो बड़ा वाला पार्ट था ये ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे सर्फडम किया जाता था, ठीक है। और ये मिडिल वाला पार्ट था, बताया ना, मिडिल पार्ट जो था, ये जो मिडिल पार्ट था और ये ईस्टर्न पार्ट जो था, पश्चिम पूर्वी भाग और मध्य वाला भाग जो था, वहाँ पे क्या थे, विशाल लोग जागीर में बटे हुए थे। मतलब ये बड़े बड़े जागीरदार होते थे, ये सब यहाँ पे क्या थे, बड़े बड़े जागीरदार थे। और जबकि इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो पश्चिमी यूरोप था, वहाँ पे छोटे छोटे किसान खेती किया करते थे। आउटकम्स, इमर्जेंस ऑफ द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड प्रोफेशनल। एक श्रमिक वर्ग जो था ना, वो जो छोटे लोग थे, श्रमिक वर्ग, ठीक है, का उद्भव हुआ, ठीक है, पश्चिमी यूरोप में। पश्चिमी यूरोप में जो छोटे छोटे लोग थे वो धीरे धीरे क्या हुए, उनकी आबादी ज़्यादा थी, तो उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास करने लगे वो लोग, जिनका अस्तित्व बाजार पर टिका था। क्योंकि बाजार जैसा होगा उनका ये अस्तित्व ऐसा होगा। इंग्लैंड में धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, 18वीं सदी में आरंभ हो गया था, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के कुछ राज्य तो थे, 19वीं शताब्दी के दौरान वहाँ पे भी औद्योगिकरण होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि श्रमिक वर्ग के लोग जो थे वो मिडिल क्लास के उद्योगपतियों, सेवा क्षेत्र से बने हुए लोग थे, ठीक है। जो मिडिल क्लास के लोग थे वो किससे बने हुए थे, सेवा क्षेत्र से, जो कि सर्फडम थे, ठीक है, व्यापारी वर्ग था, इन्हीं सब से क्षेत्र से बने हुए थे। मध्य और पूर्व में जो लोग थे उनका आकार 19वीं सदी के अंत तक हुआ, ठीक है। जो मध्य में थे, और देखो मध्य वाले जो पार्ट थे ना, जो मध्य में लोग थे, ये हो गया। यहाँ पे जो बीच वाले पार्ट में जो थे कुलीन वर्ग थे, उनकी समाप्ति शिक्षा और उदारवादी मर्दों के बीच राष्ट्रीय एकता के लिए विचार लोकप्रिय हो गए, ठीक है। देखो, इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल एंड मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशन यूटिलिटी फॉलोइंग द एबलोशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजर्स ग्रेंड पॉपुलरिटी। यह शिक्षित जो उदार मध्यम परिवार के लोग थे ना, वो विशेषाधिकार के उन्मूलन के बाद राष्ट्रीय एकता के विचारों ने वहाँ पे लोकप्रियता हासिल की। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये पार्ट हम लोग कल वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा।